नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम रोजाना नए नए विषय शामिल करते हैं ताकि उनके संबंध में अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकें, अपनी समस्याओं का समाधान हासिल कर सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा केले की खेती। इस पर हम जानकारियां आपको देंगे और बीजीय फसलों की बुआई एवं सावधानियां, बुआई किस तरह से कर सकते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, इनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आपके पास कोई सवाल है, बेझिझक हमसे पूछिए। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे। बता दें, ये सहायक महानिदेशक हैं उद्यान विज्ञान विभाग ICAR में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, बता दें, डॉक्टर रविंद्र सिंह, ये प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर राजस्थान में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी। नमस्कार सभी को, नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, केले की खेती और बीजीय फसलों की हम खेती पर आज बात करने वाले हैं। बीजीय मसालों की खेती पर हम बात करेंगे, किस तरह से आप बुआई कर सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं। कोई सवाल है आपके मन में तो आप जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए। लेकिन जब भी आप कॉल करें, बस 2 बातों का ध्यान रखना है। नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें और साथ ही अपनी टीवी की आवाज कम करके बात करें ताकि हमें आपकी आवाज आए, आपकी टीवी की नहीं। तो इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर पांडे, केले की खेती की जब हम बात करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम शुरुआत से ही सावधानियां बरतें। ऐसे में जब हमारे किसान चुनते हैं कि अब मुझे केले की खेती करनी है तो उसमें प्रजातियों की क्या भूमिका रहती है? जी, वस्तुतः केला गर्म जलवायु का एक फल की फसल है जी। तो इसमें कई तरह की किस्में होती हैं, जैसे कि वामन किस्में होती हैं जो कम समय में तैयार होती हैं जी। और इस वर्ग में जो हरी छाल वाले केले होते हैं वो मुख्य रूप से आते हैं, जैसे कि हरी छाल या रोबस्टा एक किस्म होती है, वो होती है। और अभी एक नई किस्म काफ़ी समय से बहुत प्रचलित है जिसको कि ग्रांड 9 या G9 के रूप में जाना जाता है जी। ये 3 किस्में हैं। इनका प्रचलन हमारे उत्तर भारत की दशाओं में, जहाँ पर कि गर्मी में तापमान ज़्यादा हो जाता है और जाड़े में तापमान बहुत कम हो जाता है, ये पाले के प्रति जो केला है वो पाले के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु फसल है। थोड़ा पाला पड़ने पर इस फसल की काफ़ी नुकसान होती है। इसलिए ऐसी जलवायु में, जैसे उत्तर भारत की जलवायु में, कम अवधि वाली किस्मों का चुनाव होना चाहिए। जैसे बिहार में है चीनी चंपा या चंपा किस्म है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। पश्चिम बंगाल में है। इस तरह की वामन किस्में जो होती हैं छोटी जात की, वो होती हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में, जहाँ पर पूरे वर्ष गर्मी होती है, उन जलवायु की दशाओं में कुछ और किस्में हैं जो ज़्यादा अवधि की होती हैं, जैसे कि 1 साल 6 महीने से लेकर के लगभग कभी कभी 2 साल तक लग सकते हैं जी। लाल केला हुआ या कर्पूरवल्ली हुआ या चंपा हुआ या नेपोन हुआ, ऐसी किस्में हैं। और सब्जी के लिए एक केला होता है जिसे कि हम नंदरन बोलते हैं, जिसमें केले का चिप्स बनता है और ये निर्यात भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो जलवायु की दशाओं के अनुसार, भौगोलिक दशाओं के अनुसार किस्मों का चुनाव किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो प्रजातियां देखिए बहुत सारी हैं केले की, अगर आप खेती करना चाहते हैं तो हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर विकसित की गई हैं। उसके अनुसार ही आप अगर चुनते हैं तो वो सही रहता है। चुनाव करते समय बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें। और किस तरह से आप केले की खेती से फायदा ले सकते हैं बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। देश में महाराष्ट्र में केले की सबसे अधिक खेती की जाती है। इसके साथ ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में भी बड़ी संख्या में किसान केले की खेती करते हैं। केले की खेती करने के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। केले की बुवाई के लिए बलुई से मटियार दोमट मिट्टी बेहतर होती है, जिसका pH मान
6.5 से 7.5 हो। साथ ही मिट्टी में जल निकासी का गुण भी हो। उच्च नाइट्रोजन युक्त पर्याप्त फास्फोरस और पोटाश युक्त मिट्टी में केले की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अगर आप केले की खेती करना चाहते हैं तो अपने इलाके के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करें। केले की उन्नत किस्मों में पुवन, नेंद्रन, रस्थली और कर्पूरावली शामिल हैं। वहीं केले की संकर किस्मों में CO1, H1 और H2 और FHI-A1 आती हैं। केले के नए बाग लगाने के लिए सबसे अच्छा समय मध्य फरवरी से मार्च का पहला सप्ताह होता है। केले के बाग लगाने के लिए पौधों का रोपण गड्ढे और नालियों में किया जाता है। सबसे पहले खेत में 1 से 2 जुताई कर पाटा लगाया जाता है। इसके बाद 2 से 3 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर के चौड़े, लंबे और गहरे गड्ढे किए जाते हैं। फिर इन्हें करीब 15 दिन के लिए धूप में खुला छोड़ दिया जाता है और इसके बाद गड्ढों में 10 किलो गोबर की खाद, 250 ग्राम नीम के केक और 20 ग्राम कार्बाफ्यूरॉन डालें। ये जरूरी उर्वरक डालकर पौधों की रोपाई करें। वहीं जिन किसानों ने अभी केले के बाग लगा रखे हैं वो फालतू पत्तियों को निकालकर बाग की सफाई करें। अगर जरूरी हो तो हल्की सिंचाई जरूर करें। तैयार पके हुए फलों को तोड़कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। भृंग की रोकथाम के लिए आधा किलो नीम की खली या 250 ग्राम अरंडी की खली प्रति पौधे की दर से तने के चारों ओर मिट्टी में मिलाएं। ज्यादा प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं बीजीय मसालों की खेती पर। तो डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बीजीय मसालों की अगर वो खेती चुनते हैं तो क्या लाभ मिल सकता है उन्हें। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। बीजीय मसाला फसलें हैं वो लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप्स के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें खर्चा वो काफी कम है लेकिन आमदनी वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैं बात करूं, जैसे इस बीजीय मसाला फसलों में जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, विलायती सौंफ, साजीरा, ये फसलें हैं। अजमूद जिसमें सैलरी बोली जाती है, ये फसलें हैं जो बीजीय मसाला, जिनमें बीज है वो मसाले के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये इन फसलों में खर्चा काफी कम है, लागत काफी कम है और पैदावार इनकी अच्छी है और साथ में इसमें आमदनी ज्यादा है। तो इसीलिए इन्हीं फसलों को लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप के नाम से जाना जाता है। और इनका मेन मकसद क्या है कि ये जैसे इनमें सुगंध होती है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें सुगंधीय तेल होते हैं जो हमारी थोड़ी सी मात्रा में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो न केवल हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे भोजन है उसकी सुगंध बढ़ाते हैं, खुशबू बढ़ाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये हमारे जो रोगरोधी जो क्षमता है बॉडी की, उसको भी बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, चाहे हम ये हमारे किसानों के लिहाज से बोलें कि उनके लिए फायदेमंद है क्योंकि कम लागत में अच्छी आमदनी आपको मिल जाती है। साथ ही अगर हम आमजन की बात करें, अगर वो सेवन करते हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छा है कि इससे एक तो खाना बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित हो जाता है, साथ ही साथ हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी काफी बेहतर हो जाती है। और जो इस समय में अगर हम बात करें बेहतर होनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य का अगर हमें ध्यान रखना है तो इन्हें अपने रोजमर्रा के भोजन में भी शामिल करना चाहिए। और इसका श्रेय जाएगा हमारे किसानों को। अगर हमारे किसान सही से इसकी खेती करते हैं और बिकवाली करते हैं तो निश्चित तौर पर हम तक ये अच्छी गुणवत्ता के रूप में पहुंचेंगे। इसके बारे में जानेंगे किस तरह से हमारे किसान इससे लाभ ले सकते हैं, किसान कैसे इन्हें अपना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, आइए उससे डाल लेते हैं। हमारे भोजन में जीरा, मेथी, धनिया, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी और काली मिर्च की काफी अहमियत है और इन सबको बीजीय फसलें या मसाले कहते हैं। बीजीय मसालों की खेती जगह और जलवायु पर निर्भर करती है। अच्छे मुनाफे के लिए आपको बीजीय मसालों की खेती करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अजवाइन की फसल काफी हद तक सूखा सहन कर सकती है। इसकी खेती सिंचित और असिंचित दोनों ही स्थितियों में की जा सकती है। अजवाइन की फसल करीब 140 या 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फसल की कटाई उपयुक्त अवस्था में ही करें। जब दाने सूखकर भूरे रंग के होने लगे तब कटाई कर लें। वहीं जीरे की बुवाई नवंबर के तीसरे सप्ताह से दिसंबर के पहले सप्ताह तक की जाती है। जीरे की फसल 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने पर कटाई हंसिया या दरांती से करनी चाहिए।
इससे उपज में मिट्टी मिलने की संभावना कम रहती है। तैयार सौंफ के गुच्छों की कटाई 2 से 3 चक्रों में करें। धनिया और खेती दोमट मटियार या कछारी मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। धनिया की बुवाई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। करीब 5 महीने में फसल तैयार हो जाती है। तैयार फसल की कटाई ऐसे समय पर करें जब उसके बीज हरे रंग और पीले रंग में बदलने वाले हों। बीजीय मसालों को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी हैं, जैसे इन्हें रोगों और कीटों से बचाना। जीरे में उकटा, झुलसा और छांजिया रोग लगता है, वहीं धनिये में छांजिया झुलसा रोग लगने की आशंका रहती है। सौंफ और मेथी में छांजिया और तुलसीता रोग का प्रकोप होता है। ऐसे में बीजीय मसालों में रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। तो देखिए, अभी आपने एक और खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि आपको क्या करना है। हमारे टोल फ्री नंबर इस वक्त भी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन पर आपको कॉल करना है। केले की खेती और बीजे मसालों की खेती के संबंध में जो आपके पास सवाल हैं वो हमसे पूछने हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पांडे का रुख करते हैं। यहाँ पर प्रजातियों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली कि प्रजातियां का चयन जब हम कर रहे हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कि इन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रख सकते हैं। लेकिन बात आती है खेती करते समय प्रबंधन कार्यों की, उत्पादकता को बढ़ाने की। इन सब के लिए किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए हमारे किसानों को? इसमें प्रमुख विषय होता है कि जब पौधों का चुनाव किया जाए तो पौधे हमारे रोग मुक्त होने चाहिए, और जो मिट्टी जिसमें हम इसकी खेती करने वाले हैं वो उस मिट्टी में भी ऐसे कोई रोग या कीट नहीं होने चाहिए जिससे कि पौधे की बढ़वार रुके और उत्पादन में कमी आए। इसके लिए जैसा कि अभी वीडियो में दिखाया गया है जी, तो गर्मी के दिनों में अधिकांश जो गर्मी के दिनों में इसमें गड्ढे खोदे जाते हैं। किस्म के अनुसार 6 से 7 फुट या 1-2 मीटर से लेकर के 2.25 मीटर तक की दूरी पर गड्ढे खोदे जाते हैं, और 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक उस मिट्टी को निकालकर धूप में छोड़ देते हैं, जिससे अगर कुछ जो रोगकारी या कीट या सूत्रकृमि के कुछ ऐसे अवशेष रह गए हैं, अंडे रह गए हैं, तो वो मर जाते हैं जी। उसके बाद बरसात शुरू होने के समय पर उसको खाद मिला करके 1 से 2 टोकरी गोबर की खाद, नीम की खली या करंज की खली मिला करके उसको भर दिया जाता है। तो जो रोगकारी जितने भी ऐसे जीवाणु या बीजाणु जो हैं वो मर जाते हैं। एक ध्यान ले। दूसरा, सफलतम खेती के लिए रोग मुक्त पौधे का होना बहुत आवश्यक होता है, और इसमें अब तो बहुत ही अधिक मात्रा में जो टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धित पौधे उपलब्ध होते हैं, बाजार में उपलब्ध होते हैं, नर्सरी में उपलब्ध होते हैं, कृषि विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में उपलब्ध होते हैं। तो उन पौधों का चुनाव किया जाए। अथवा अगर टिश्यू कल्चर पौधे उपलब्ध नहीं हैं तो जो किसान भाई जानते हैं उनके आसपास गांव में या ब्लॉक स्तर पर जो पहले से रोपण केले के उपलब्ध हैं, जिनकी उत्पादकता बहुत अच्छी देखी गई है, उसमें से पुत्तियों का चुनाव करें और उन पुत्तियों को रोपण सामग्री के रूप में व्यवहार करें जी। केले की फसल कम समय में अधिक उत्पादन देने वाले फसलों में प्रमुख है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इसकी जो फसल है लगभग 1 साल 1 महीने से लेकर के 1 साल 5 महीने में पहली फसल तैयार हो जाती है। और एक जो घेर का वजन होता है या बंच का वजन होता है, किस्म के अनुसार और देख रेख के अनुसार 20 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम तक इसकी उत्पादकता हो सकती है प्रति पौधे से जी। इसी अनुसार इसमें पोषक तत्वों की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है जी। किस तरह से पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं जानेंगे डॉक्टर पांडे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। पटना बिहार से शंकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो। हाँ जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? कलौंजी की खेती करना चाह रहे हैं, तो कब बुआई होगा, कौन सा किस्म है, कितने दिन में तैयार होते हैं जी? कलौंजी की खेती जी, कलौंजी की खेती करना चाहते हैं डॉक्टर सिंह। हमारे कॉलर पटना बिहार से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन्हें?
ये अभी 10-15 दिन बाद में इसका कलौंजी की बुआई का उचित समय है। 25 अक्टूबर से लेके और 15 नवंबर तक ये कलौंजी की बुआई कर सकते हैं अपने खेत में। कलौंजी की जो बिहार में थोड़ी सी समस्या हमारे किसान भाई को आ सकती है, अगर नमी ज्यादा है तो, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो, क्योंकि जो बीज मसाला फसलें हैं वो उनको शुष्क जलवायु चाहिए, थोड़ी ठंड चाहिए लेकिन शुष्क हो। तो ये शुष्क जलवायु वो राजस्थान और गुजरात और एमपी के जो राजस्थान के एडजॉइनिंग पार्ट हैं और हमारे यूपी का, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला एरिया है, उनमें उचित जलवायु है। हमारे कुछ किसान भाई हैं वो बिहार में भी इसकी कलौंजी की खेती करते हैं और उसमें यह है कि सबसे ध्यान ये कि पाला नहीं हो, कोहरा नहीं हो और ह्यूमिडिटी कम हो। उस क्षेत्र में हमारे किसान भाई ये और 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इस फसल की बुआई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। हिसार हरियाणा से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम प्रसाद जी। जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो राम प्रसाद जी। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जीरे हमारा हो सकता है। जीरे के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? दोहरा दीजिए। जो हमारा आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ, किसान भाई कह रहे हैं हिसार के क्षेत्र में क्या जीरे की खेती हो सकती है या फिर नहीं, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह इस बारे में आप? जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, हमारे किसान भाई जो पटना से जुड़े हुए थे, कि ये जो बीज मसाला फसलें हैं जिसमें जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, इनको शुष्क और कम तापमान वाली शुष्क जलवायु चाहिए। शुष्क का मतलब है जहां ह्यूमिडिटी नहीं हो, नमी नहीं हो वातावरण में, और साथ में कोहरा नहीं पड़ता हो, पाला नहीं पड़ता हो। अब हिसार का क्षेत्र है, उसमें कोहरा भी आता है, पाला भी आता है, और ये फसलें बहुत सेंसिटिव हैं। अगर इनमें तो वातावरण में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, फेरबदल होता है, बादल आ गए या कोहरा आ गया या पाला आ गया, तो उसमें ये फसलें बहुत ही सेंसिटिव हैं और ये एकदम फसल पूरी खत्म हो जाती है, उनमें बीमारियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं। इसलिए ये थोड़ा रिस्की है। अगर पहली बार लगा के किसान भाई थोड़ा सा कम क्षेत्र में अगर टेस्ट छोटी जगह पर लगा करके अगर टेस्ट कर ले, देख सकते हैं। जी तो यहाँ पर कोशिश यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालय है, वहां से आप संपर्क करके एक बार शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यही सलाह है कि छोटी सी जगह पर आप पहले शुरुआत करें। अगर वो सफल रहता है आपका एक्सपेरिमेंट, तो आप निश्चित तौर पर उसे बढ़ा सकते हैं और इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। ऐसे ही आपके सवालों के जवाब पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केले की खेती और बीजे मसालों की बुआई और सावधानियों पर। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, नवीन राठौर जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ मैम जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? मैम मेरा ये सवाल था जी। बालाघाट से मध्य प्रदेश से बोल रहा था मैम, अनिल राठौर जी। मैडम नाम गलत लिखिए।
जी अनिल राठौड़ जी आपका नाम है, माफ कीजिएगा, बताइए आप अपना सवाल पूछिए हमसे। मैम मेरा ये सवाल था, मैम जैसे केले के लिए हमको केले की खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ मैम। तो इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं इसे? हाँ मैम, मुझे गड्ढों की जानकारी थी। हाँ जी, जानना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? मैं ये जानना चाह रहा था जी कि गड्ढे में खाद की मात्रा कितनी डालना चाहिए? खाद की मात्रा कितनी डालें ये गड्ढे में, क्या कहेंगे आप? जी 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 राठौर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके लिए सबसे पहला तो हमारा सुझाव है कि मिट्टी की परीक्षा करवाएं कि उसमें पोषक तत्वों की क्या उपलब्धता है जी। पास के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, और जो सॉयल हेल्थ कार्ड भारत सरकार की एक परियोजना है, उसके अंतर्गत किसानों को अधिकांशतः मुफ्त में बनाया जाता है। उसकी संस्तुति के अनुसार केले में खाद और उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए, परंतु एक औसत उर्वरता वाली भूमि के लिए जब पौधा पहली बार लगाते हैं तो हर गड्ढे में लगभग 10 से 15 किलोग्राम गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद, उसके साथ साथ यदि हो सकता है तो नीम की खली 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक नीम की खली को अच्छे से मिलाकर गड्ढे में भर दें। इसके अतिरिक्त अगर टपक सिंचाई प्रणाली से आप पानी देते हैं और आपके साथ फर्टिगेशन की सुविधा हो सकती है जी। तब जो उर्वरक अन्य उर्वरक हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको कि रासायनिक माध्यम से दिया जाता है, उसको आप टपक सिंचाई प्रणाली के साथ में दें। अन्यथा फास्फोरस उर्वरक है जिसमें लगभग, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी के माध्यम से दिया जा सकता है, वो गड्ढा भरते समय उसका उपयोग होना चाहिए जी। औसत उर्वरता वाली भूमि के लिए लगभग 200 से लेकर 300 ग्राम प्रति पौधा नाइट्रोजन, 50 से 100 ग्राम फास्फोरस जी, और 300 से 400 ग्राम के आसपास पोटेशियम प्रति पौधा देना चाहिए। इसके लिए फास्फोरस की पूरी मात्रा गड्ढा भरते समय मिट्टी में मिला दें जी। नाइट्रोजन को 3 भाग में और पोटेशियम को 2 भाग में अगर बांट कर दें। पहला नाइट्रोजन लगभग पौधा लगाने के 2 महीने बाद, दूसरा 4 से 5 महीने बाद, और तीसरी जो मात्रा होती है बराबर मात्रा में लगभग वो 7-8 महीने बाद, जब उसकी बंच निकलने वाली होती उस समय उसको अप्लाई कर दें या मिट्टी में मिला दें अच्छे से। पोटेशियम को 2 भाग में बांट कर देना चाहिए। पहली मात्रा पौधारोपण के 2 से 3 महीने बाद, और दूसरी मात्रा जब पौधे से फल या घेर जो बोलते हैं, जो गुच्छा पूरा निकलता है, उससे जब निकल रहा होता है उस समय पोटेशियम की मात्रा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा का भी समुचित उपयोग होना चाहिए। बहुत जरूरी है इनका भी सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाना। बिल्कुल, तो इस तरह से आप यहाँ पर खाद का प्रबंधन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उज्जैन से हमारे साथ इस वक्त महेंद्र जी फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, हमें लहसुन की खेती के बारे में जानकारी थी। लहसुन की खेती करना चाहते हैं आप उज्जैन में? जी, डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे आप इन्हें? जी, लहसुन की खेती के लिए उचित समय अक्टूबर का महीना ही है। जैसे इसकी जो कलियां हैं वो काम में ली जाती हैं बुआई के लिए, रुपाई के लिए। और लहसुन भी हमारे मसाला फसलों की फसल है, लेकिन ये बीजे मसाला फसलों में नहीं आती। और इसकी जो उचित खेती है उसके लिए हमारे किसान भाई जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से संपर्क करके सारी जानकारी लें। उनके क्षेत्र के हिसाब से, उज्जैन के हिसाब से, एमपी के हिसाब से कौन सी वेराइटियां वहां प्रचलित है, जिससे उनकी लागत कम आए और उनको किसान भाई को अच्छा मुनाफा मिल सके। उज्जैन के क्षेत्र में हमारे जैसे नीमच का एरिया है एमपी का, उस क्षेत्र में हमारे कुछ किसान भाई हैं, इसकी लहसुन की खेती है। कोटा के साथ लगता हुआ जो क्षेत्र है उसमें भी हमारे किसान भाई हैं, वो लहसुन की खेती कर रहे हैं और काफी मुनाफा वाली फसलें लहसुन है, प्याज है, बीजे मसाला फसलें हैं। मसालों में क्या ये नकदी फसल है सारी की सारी, और इनमें लागत और अगर प्रबंधन सही है, और जैसे इस वर्ष की बात करें अपन,
तो लहसुन की रेट भी किसान भाइयों को लगभग 50 रुपए 60 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है। तो लहसुन की खेती के लिए आप जो हमारे वहाँ क्षेत्रीय कार्यालय है उससे संपर्क करके आप उचित वैरायटी का चुनाव करके उसको लगाएं, जिससे आपको अच्छा फायदा मिले। जी बिल्कुल। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। अमृत जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मैं अमृत सिंह, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि कलौंजी की खेती कब लगाई जाती है, इसमें कितने पानी लगते हैं और कब कब लगते हैं, इसका बीज प्रति हेक्टेयर कितना डलता है तथा इसकी उपज क्या मिलती है, मतलब पूरी खेती के बारे में जानना पूरी खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर सिंह क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कॉलर को? शाजापुर मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। जी हमारे किसान भाई अब की बार बीजे मसाला फसलों में कलौंजी की तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं। हमारे पास भी रोज निरंतर कॉल आ रहे हैं, क्योंकि कलौंजी की जो पिछले वर्ष जो रेट है वो 22,000 से लेके 35,000 रुपए पर क्विंटल, तो ये काफी अच्छी रेट रही है। तो इसलिए किसान भाई कलौंजी की खेती की तरफ काफी उसमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कलौंजी की खेती का जो किसान भाई बात कर रहे थे, उचित समय है वो 25 अक्टूबर के आसपास आप बुआई करें। मेन ध्यान रखने वाली बात है, जिस टाइम रात का तापमान है 25 डिग्री के आसपास हो, दिन का तापमान 32 से 35 डिग्री के आसपास हो, तो वो समय उचित होता है। उसमें आप केवल तिथि का ही ध्यान नहीं दें, तापमान का भी, दिन का तापमान है उसका और रात का तापमान है वो उसमें अंतर है, उसको भी ध्यान रखना है। रात का तापमान हमारा 20-25 डिग्री हो, दिन का तापमान है वो 32 से लेके 35 डिग्री हो, उस समय ये उचित समय हो जाता है। जहां तक सिंचाई की बात है, इसमें हमारे किसान भाई है ये जैसे दो तरीके से कलौंजी की खेती कर रहे हैं। बुआई जो होती है इसकी सूखी बुआई होती है और एक प्लेवा तैयार करके खेत है उसके बाद में बुआई होती है। तो जिसमें खेत में अगर आपके पास उचित प्रबंधन है, पानी का, जल व्यवस्था आपके पास उचित है, तो आप प्लेवा करके और उसके बाद में बोए। और अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप सूखी इसमें खेत तैयार करें और फिर बीज बोए। जहां तक बीज दर की बात है, इसमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमारी बीज दर प्रति हेक्टेयर की हिसाब से लगती है। और इसमें अजमेर कलौंजी और अजमेर कलौंजी 1 और 2 वेरायटी हमारे यहाँ से राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान द्वारा ये तैयार वेरायटियां हैं और इनका उत्पादन लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इनका उत्पादन जो उत्पादकता है वो है। तो हमारे किसान भाई इससे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जहां तक इसमें पानी अगर बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से आप करते हैं, जैसे टपका विधि या बूंद बूंद सिंचाई है, तो इसमें लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देने की आवश्यकता है। अगर क्यारी विधि से देते हैं तो 4 या 5 पानी की इसमें आवश्यकता होगी। अगर सूखी जैसे बुआई की किसान भाई ने, तो उसके बाद में पहला पानी इमीडिएटली बुआई के बाद में किसान भाई को पानी देना है। ध्यान इसमें यह देना है कि आपको इसमें गहराई का जो बीज है वो ज्यादा गहरा नहीं गिरना चाहिए। बुआई करते वक्त हमारा जो बीज की गहराई है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर उससे ज्यादा गहराई पे चला जाता है, तो इसमें जो जर्मिनेशन है वो कम हो जाता है। तो बीज है वो कम गहरा डले और एक सिंचाई है वो आप अगर सूखी बुआई कर रहे हैं तो इमीडिएटली दें और उसके बाद में 10-12 दिन बाद में एक हल्का सा पानी दें, जिससे कि सारा जर्मिनेशन हो जाए। उसके बाद में 25 से 30 दिन में आवश्यकता के अनुसार हमारे किसान भाई पानी दें, तो 4 पानी से इसमें काम चल जाता है। जी, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे किसान कलौंजी की खेती कर सकते हैं, अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पांडे का अब रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पांडे, आपने बताया कि प्रबंधन कार्य करना बहुत जरूरी है हमारे किसानों को, तभी केले की जो उत्पादकता है वो हम बढ़ा सकते हैं। कीट और रोग बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, किसी भी फसल की हम बात कर लें, यहाँ पर हम केले की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से प्रभावित होती है हमारी फसल और कौन कौन से मुख्य कीट और रोग हैं? वैसे तो केले में कई कीट और रोग लगते हैं, लेकिन रोगों में कुछ विषाणु जनित रोग, जैसे कि पंची टाप बोलते हैं, इसमें जो पौधा होता है शुरुआती अवस्था में ही झाड़ू जैसा एकदम से हो जाता है जी। और इसकी रोकथाम वैसे मतलब व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। एक बार अगर रोग लग जाता है तो सबसे उससे अच्छा उपाय है कि उस पौधे को सावधानी पूर्वक रोपण क्षेत्र से उखाड़ कर और दूर ले जाकर गड्ढे में दबा दें या उसको नष्ट कर देना चाहिए। और भी 1-2 इसमें विषाणु जनित रोग लगते हैं और इन विषाणु जनित रोगों की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा है कि हम रोग मुक्त पौधे
प्रमाणित पौधशाला या प्रमाणित जो हमारे संस्थाएं हैं उनसे प्राप्त करें, या रोपण जो क्षेत्र हैं जिसमें कोई रोग ऐसा देखा नहीं गया है वहां से पुत्तियों का चुनाव किया जाए। जी, दूसरा और किस तरह इसमें से करेंगे डॉक्टर पांडे, आपको माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। जय प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम यही सवाल है, मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। तो यहाँ के लिए कौन सी किस्म उत्तम पड़ेगी हमारे जिले के लिए केले की? केले की आप बात करना चाहते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर पांडे? जी, जयप्रकाश पांडे जी, आपके क्षेत्र में जो कम अवधि वाली किस्में हैं वो ज़्यादा उचित होती हैं। तो इसमें इस समय जो G9 या ग्रैंड 9 किस्म है वो उसकी उत्पादकता भी बहुत अच्छी होती है। एक तो ये किस्म है, और एक दो किस्में पुरानी हैं जैसे कि हरी छाल या रोबस्टा जिसको बोलते थे, ये 2-3 किस्में हैं जो आपके क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी होती हैं। लगभग 1 साल से लेकर के 1 साल 2 महीने में पहली फसल तैयार हो जाती है, और 3 साल के अवधि में आप 3 फसलें इसकी आराम से ले सकते हैं उचित प्रबंधन के साथ में। जी। इसके अतिरिक्त सब्जी वाला केला एक जो देसी होता है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इस किस्म की विशेषता ये है कि जो ज़्यादा तापमान हो जाता है गर्मी में उसके प्रति, या जाड़े में कुछ हल्का फुल्का पाला पड़ता है या कम तापमान हो जाता है उसके प्रति भी ये थोड़ा सा सहनशील है। तो सब्जी के रूप में इसके फल को उपयोग में लाने के लिए इसका भी खेती किसान आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 किस्में हैं जो हमारे किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश की दशाओं के लिए काफी सर्वोत्तम होंगी। जी, तो आप आजमगढ़ से हैं, तो आपके लिए कौन सी उन्नत किस्में यहाँ पर सही रहेंगी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसके लिए जो निकट का कृषि विज्ञान केंद्र है या जिला उद्यान अधिकारी से ये संपर्क करें पौधों की उपलब्धता के लिए, तो वो जो हमारा भारत सरकार का एकीकृत बागवानी विकास मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत किसानों को पौध सामग्री के लिए, सिंचाई के साधन के लिए, उर्वरक के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ भी आप ले सकते हैं। लाभ मिल सकता है जी, और आप इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। खेती का आप कर सकते हैं निश्चित तौर पर। आपकी मदद के लिए सरकार भी हमेशा यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, हर कदम पर प्रयास भी कर रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही लौटेंगे, आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप
डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं केले की खेती और बीजे मसालों की खेती के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए और आप हमें अब कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। इस वक्त भी कॉलर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। बाराबंकी से जी। मैं जानना ये चाहता हूँ, हमारे खेत का पीएच मान जो है साफ है, तो इसमें हम कौन से मसाले की खेती है, जैसे लौंग है, इलायची है, ये हमारे जनपद बाराबंकी के लिए कौन से उपयोगी रहेगी? जी क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? पीएच मान 7 है, क्या कौन सा मसाला चुन सकते हैं ये? बीजे मसालों की जहां तक बात है, इसमें पीएच मान 6.5 और 7 है, 8 तक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बीजे मसालों में सभी जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी सभी की खेती हो सकती है। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली मैंने बात जो की थी वो है कि हमारे उस बाराबंकी क्षेत्र में नमी कितनी रहती है वातावरण में। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ये इन फसलों को नुकसान होता है, नहीं बाकी का ये सारी पीएच मान के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से वहां ये फसलें। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कलौंजी की खेती ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है उस क्षेत्र के लिए। धनिया की खेती है और मेथी की खेती, ये 3 फसलें, और सौंफ की भी बाराबंकी के क्षेत्र में आराम से खेती कर सकते हैं जी। तो ये तमाम बीजे मसाला फसलें हैं, और मेथी और सौंफ और कलौंजी, ये चारों फसलों में से इनको चुनाव करना चाहिए। सौंफ है जो जैसे मैं बात कर रहा था, लखनवी सौंफ है, उसको हमारे किसान भाइयों को काफी फायदा मिलता है उसमें। लखनवी सौंफ में केवल जो गुच्छे हैं इसके दाने के, उनको जब हरापन रहता है उनमें, जब 80% मैच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर, उसी टाइम उन गुच्छों को तोड़ के छाया में सुखा लेते हैं तो ये उस क्षेत्र में काफी प्रचलित है। लखनऊ के आसपास हमारे काफी किसान भाई हैं, इस लखनवी सौंफ बना के इसका फायदा लेते हैं जी। तो ये चार हम कह सकते हैं फसलें हैं, खेती कर सकते हैं जी। तो ये 4 फसलें हम कह सकते हैं अपने क्षेत्र में। नंद स्वरूप मिश्रा जी आप लगा सकते हैं, इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ वंदना जी फोन लाइन पर हैं, आइए उनका क्या सवाल है ये भी जान लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि क्या हम पूर्वी मध्य प्रदेश में कलौंजी की खेती कर सकते हैं और मध्य प्रदेश में केले की खेती की जा सकती है कि नहीं? कलौंजी का हमारे जो मध्य प्रदेश का, जो आप पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ काफी खेती पहले से हमारे कुछ किसान भाई वो कर रहे हैं। और कलौंजी में बस ध्यान आपके वहाँ ये है कि मिट्टी आपके यहाँ चिकनी है, बलुई या दोमट है, कौन सी मिट्टी है आपके यहाँ? फोन लगता है डॉक्टर सिंह लगता है फोन कट गया है, आप इनको जवाब दें। कलौंजी की खेती हमारे उस क्षेत्र में आराम से किसान भाई कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसमें अभी पिछले 2-3 साल से इसके कलौंजी का क्षेत्र बढ़ा भी है। कलौंजी में सबसे ध्यान देने वाली बात है, पहले आप उचित बीज का चुनाव करें, फिर खेत का तैयारी है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें 8 से 10 टन है वो गोबर की खाद चाहिए। और उसके बाद में जिस टाइम हमारे खेत अक्टूबर में, जैसे अभी खेत उचित समय खेत तैयार करने के लिए, अगर आपके खरीफ फसलों से खेत खाली हो गए या 10-15 दिन में खाली हो जाते हैं तो तुरंत आप उसको खेत को खाली करके उसको जुताई करें, गहरी जुताई करके, और 8 से 10 टन है गोबर की खाद डालें। और शुरुआत में जो फॉस्फोरस है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब खेत तैयार करें उसी टाइम आप इसमें कलौंजी के लिए डाल दें। और उसके बाद में 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज इसमें लगेगा। और लाइन से लाइन भी हमारे, अगर आपके किसान भाई के पास सीड ड्रिल है और लाइन से लाइन इसकी बुआई करते हैं तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर इसमें पौधे से पौधे की दूरी रहती है। लाइन से लाइन की दूरी है वो 1 फुट रहती है, 30 सेंटीमीटर। तो उसमें ध्यान ये देना, अगर आप बीज से इसे सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो इसकी बीज की गहराई है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो। साइड में इसमें जो मशीन होती है उसके डेप्थ कंट्रोलर लगते हैं, वो लगा के आप इसमें सीड ड्रिल द्वारा बुआई कर सकते हैं। नहीं, छिटकाव विधि से भी हमारे किसान भाई उसकी बुआई करते हैं। छिटकाव विधि में नुकसान ये है कि उसमें निराई गुड़ाई में दिक्कत आएगी
और साथ में आपको शुरू के 2 पानी है वो बहुत जल्दी देने पड़ेंगे। अगर आप 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसकी बुआई का नियंत्रण कर लेते हैं गहराई, तो आप इसको सीड ड्रिल से बुआई करें। जी, तो वंदना जी, आप निश्चित तौर पर यहाँ पर कलौंजी की खेती कर सकती हैं। किस तरह से प्रक्रिया रहेगी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और आपका सवाल था कि आपके क्षेत्र में क्या केले की खेती भी की जा सकती है, तो डॉक्टर पांडे क्या कहेंगे आप? जी वंदना जी, आपकी जानकारी के लिए मैं कहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश में की जो जलवायु है वो मिट्टी भी है अधिकांश, उसमें केले की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। विशेष रूप में मध्य प्रदेश में केले की खेती करने का लाभ ये है कि ये अधिकांश उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनसे मिलता है, पास पड़ता है जी। तो जो यहाँ पर उत्पादन होता है उसको बड़ी आसानी से उत्तर भारत में भेजकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है जी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में केले की खेती कुछ ज्यादा ही अन्य की तुलना में कुछ ज्यादा ही लाभप्रद साबित हो सकती है जी। तो आपने दूसरा मैं सभी किसान भाइयों को जो हमसे आज जुड़े हुए हैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है और हमारे किसान भाइयों को भी वैज्ञानिक तकनीक अपनाने में बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए जी। बीजीय मसालों का जहां तक सवाल उठता है, बहुत से ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर कि खेत में खुले खेत में जो बीजीय मसालों की खेती नहीं की जा सकती है, अब संरक्षित खेती का भी समय आ गया है। और हमारे जो डॉक्टर सिंह जुड़े हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में, उनके संस्थान पर अगर आप संपर्क करें तो कई बीजीय मसालों की संरक्षित खेती की तकनीकी अपनाकर आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। विशेष रूप से धनिया और मेथी की जो गैर मौसमी बेमौसमी खेती की जाती है पत्तियों के लिए, उसकी खेती से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमारा सुझाव है कि हमारे केंद्र से आप संपर्क करें और अधिक से अधिक नूतन जानकारी से लाभ प्राप्त करें। जानकारी से लाभ जरूर आप प्राप्त करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो राजेश जी, आपको आवाज मिल रही है? जी मैडम जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम जी, मैं केले के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं केले के बारे में आप? केले के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जो खाने वाला जो आता है लिक्विड में, वो मतलब केले के चलन में फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए डालते हैं आजकल। तो मतलब ऐसा कि वो मतलब तो मतलब जी क्या? चलिए पाटिल जी, आपका प्रश्न पूरा सुनने को नहीं मिला, कट जा रही थी बात, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बाजार में अभी ऐसे उर्वरक उपलब्ध हैं जो कि केले के लिए ही वो आते हैं बाजार में, उनका प्रयोग किया जा सकता है जी। उनका 3-4 साल से सर अभी फास्फोरिक एसिड जो आता है लिक्विड में, वो मतलब यूज हो रहा है जी। फास्फोरिक एसिड अगर बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली या उसमें डालते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। ध्यान ये देना है कि जो एसिडिक नेचर के जितने भी फर्टिलाइजर हैं उनको अगर आप उपयोग में लेते हैं तो जो हमारी क्षारीय भूमि है उनमें ज्यादा कारगर है। और अगर भूमि आपकी पहले से एसिडिक है तो वहां थोड़ा सा इनका नुकसान होने का डर रहता है, लेकिन उसको डाइल्यूशन फैक्टर है वो आप पानी के हिसाब से डाइल्यूट जो पीएच मान है वो हमारा उसको ध्यान में रखते हुए 6.5 से 7 के आसपास, उसका 6.5 के आसपास पीएच बनाए पानी का। उसके बाद में फर्टिगेशन के द्वारा या खुले उसमें फॉस्फोरिक एसिड चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं हमारे किसान भाई, काफी कारगर है और तुरंत पौधे को उपलब्ध हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड, ये इसका एडवांटेज है जी। बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचा दिया है। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं हरियाणा से, परमवीर जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आप दोबारा कोशिश कीजिए, जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल को शामिल करेंगे, सवाल की जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। हमारी चर्चा लगातार जारी है केले की खेती और बीजे मसालों की खेती के बारे में। समय काफी कम रह गया है, अब आपको जल्दी से अपना फोन उठाना है। कोई भी सवाल है आप हमारे टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। हिसार से हमारे साथ दलशेर जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए उनकी समस्या जानकर समाधान उन तक पहुंचाते हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? अभी तो जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बोल रहे हैं हरियाणा से। जी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बोल रहे हैं जी हरियाणा से। जी मैडम जी जो केले की खेती हमेशा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कहाँ है? केले की खेती कर रहे हैं आप? नहीं करिए नहीं अभी पहले करना चाह रहे हैं जी? जी करना चाह रहे हैं केले की खेती हिसार से, क्या कहेंगे आप? जी मेरा सुझाव है जो कि हिसार में पाले की समस्या है। जाड़े के दिनों में पाला अधिकांश पड़ ही जाता है। दूसरा, गर्मियों में तापमान भी 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे दशाओं में केले की खेती व्यावसायिक रूप में नहीं की जा सकती है, परंतु कुछ विशेष सुविधाओं के साथ में और विशेषज्ञों की सलाह के साथ में आप इसकी खेती कुछ हद तक कर सकते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि कुछ कम मात्रा में 150 पौधे लगाकर एक साल आप खेती करके देख लें। उसके बाद बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर, बृहत स्तर पर केले की खेती के बारे में सोचें। यहाँ एक विशेष बात यही है कि मिट्टी और वहाँ की पानी में जो लवणीयता है या सैलिनिटी जिसे बोलते हैं वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ का पीएच मान लगभग 6.5 से 7 के आसपास ही होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो पानी आप व्यवहार कर ये सिंचाई और खाद देते हैं, अगर टपक सिंचाई प्रणाली से आप यहाँ पर उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो फसल लगभग 1 महीने जल्दी तैयार होती है, तो कम समय में तैयार होती है। दूसरा, आप इससे जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि उत्पादकता अधिक हो सकती है, 20 से 25% अधिक उत्पादकता आपको मिल सकती है जी, सिंचाई जल के साथ उर्वरक का प्रयोग करने से। और तीसरा इसमें है कि उर्वरक की मात्रा भी कम लगती है ऐसे करने से। जहां पर 200 से 300 ग्राम की आवश्यकता होती है, उसमें लगभग 200 ग्राम नाइट्रोजन या 50 ग्राम फास्फोरस और लगभग 200 से 250 ग्राम पोटाश प्रति पौधे से काम चल सकता है जी। इन दिनों बाजार में कस्टमाइज केले की खेती के लिए कस्टमाइज फर्टिलाइजर सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, जो कि केले की खेती के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है, जिसके व्यवहार से किया जा सकता है। परंतु विशेषज्ञों की सलाह एक बार
जरूर यहाँ पर ले लें। बिल्कुल, तो केले की खेती आप कैसे कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। एक पहले आप छोटे से स्तर पर इसका टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसका विस्तार करना आपके लिए सही रहेगा। पटना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, विकास जी, आइए क्या है उनका सवाल हम जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, यस मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम कहना यही चाह रहे हैं कि हमने इस वर्ष के पहले धनिया की खेती की थी जी। धनिया की खेती करना चाह रहे हैं मैम। तो हम लोग की खेती जो है ना, धान के बाद रोपाई होती है जी, धान के बाद रोपाई करते हैं। उस फसल को जोतने के बाद घर में उसको फुला देते हैं और छींटते हैं, उसके बाद जमते नहीं है, जमाव नहीं हो पाता है जी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हमने हमारे किसान भाई ने बहुत सही प्रश्न भी किया है और इसमें सवाल भी किया है और उत्तर भी दिया है इन्होंने खुद ही। ये कह रहे हैं पहला कि धान की कटाई के बाद में जब ये धनिया बोते हैं तो उसमें जमाव नहीं होता। उसके 3-4 प्रमुख कारण है। पहला है तापमान, अगर तापमान उचित नहीं है, अगर ज्यादा तापमान है तो जमाव काफी कम होगा। दूसरा बीज का चुनाव, कौन सी वैरायटी ये लगा रहे हैं। अगर तेज तापमान है तो आपको गर्मी वाली जो हमारी पत्ते वाली वेराइटीज हैं, जैसे अजमेर कोरिएंडर 1 है, अजमेर ग्रीन कोरिएंडर 1 है, या आपके लोकल एरिया में जो भी राजेंद्र धनिया है, सुगंधा है, आजाद धनिया है, ये वाली वेराइटियां वो काफी काम देंगी। और साथ में दूसरा एक जो कम जमाव का कारण है, वो अगर आपने बीज तोड़ के डाला है, धनिया में क्या होता है, बीज को आपको स्प्लिट करना है। अगर आप साबुत डालेंगे तो उसमें जमाव कम होगा, तो उसको स्प्लिट करके, क्योंकि उसमें जो अगर बीज को आप तोड़ेंगे, उसको स्प्लिटिंग करेंगे तो वो दोनों में 2 पौधे तैयार होने की क्षमता है। तो बीज को तोड़ के, और दूसरा इसमें कई बार हमारे किसान भाई क्या है कि उसका बीज को काफी गहरा डाल देते हैं जी। तो धनिया का बीज वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं डालना चाहिए। तीसरा, इसमें अगर ये धान की कटाई के बाद में इस फसल को लगाते हैं तो उसमें जो पानी का लगता है यहाँ पर किसी तकनीकी कारण के चलते हमारा संपर्क यहाँ पर थोड़ा सा खराब हुआ है। कोई नहीं, जैसे ही हमारे साथ डॉक्टर सिंह जुड़ेंगे आपके सवाल का जवाब वो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो इसी के साथ हम हमारी चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं और डॉक्टर पांडे का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पांडे, आप यहाँ पर केले में लगने वाले रोगों के बारे में बता रहे थे। आजकल फ्यूजेरियम उखटा रोग की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम केसेस देख रहे हैं, लोग परेशान हैं इससे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, फ्यूजेरियम एक बीमारी है जो कि मृदा जनित है और ये एक कवक से फैलता है जिसे फ्यूजेरियम कवक कहते हैं। इसकी कई 2 प्रभेद हैं जो केले में ज़्यादा लगते हैं, प्रभेद 1 और प्रभेद एक नया प्रभेद है जिसको कि उष्णकटिबंधीय प्रभेद 4 बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस रोपण क्षेत्र में ये रोग लग जाता है उस रोपण क्षेत्र को वास्तविकता में या व्यावहारिक रूप में इस रोग से मुक्त करने में बहुत समय लग जाता है। तो सबसे मुख्य बात है कि पौधे का चुनाव जब किया जाए तो स्वस्थ पौधे ही लिए जाएं और जो इसमें खास तौर से जो टिश्यू कल्चर पौधे होते हैं वो उसमें 1-2 विधियां हैं जिनके सहारे से इस रोग से कम प्रबंधन किया जा सकता है। एक तो ये है कि एक अभी नया जैविक तैयारी आई है, जैविक रसायन तैयार किया गया है जो जिसे फ्यूजिकांट के नाम से जाना जाता है। हमारा संस्थान लखनऊ स्थित है, उस संस्थान ने इसको तैयार किया है। तो फ्यूजिकांट का व्यवहार किया जाना चाहिए, टिश्यू कल्चर पौधे में ही उसका व्यवहार करते हैं और इसके लिए लगभग 30 मिलीलीटर या 30 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक द्रवण तैयार करते हैं जिसको कि पौधे में तैयार लगाया जाता है। जी, तो उस द्रवण के बारे में जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं बिहार से, मनोज जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी मनोज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं केले के आर्थिक पहलू पर जानना चाहता हूँ कि 1 एकड़ से कितना लाभ लिया जा सकता है। जी बताएं डॉक्टर पांडे। देखिए, लाभ तो बाजार में किस रूप में कितना की दर से आप केला बेच पाते हैं उसके अनुसार तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक अच्छी खेती अगर आप करते हैं तो लगभग 50 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको केले की पैदावार मिल सकती है। विक्रय जो किया जाता है लगभग 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजार में केला लगभग किस्म के अनुसार, ऋतु के अनुसार वो बिकता है। तो अगर आप 50 टन या 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक अगर आपको उत्पादन मिल जाता है और 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर बिक्री करते हैं तो लगभग 10 लाख प्रति हेक्टेयर
प्रति हेक्टेयर का मतलब हुआ लगभग 2.5 एकड़ से एक साल में लगभग 10 लाख तक आपको आमदनी प्राप्त हो सकती है। जी बिल्कुल। पहले वर्ष में केले की खेती में अब खर्चा ज्यादा होता है और लाभ कम प्राप्त होता है। जी। दूसरे और तीसरे वर्ष में जब खेती की जाती है तो लाभांश का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जाता है। जी, तो इस तरह से आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। आखिरी कॉलर है यहाँ पर, उनको शामिल कर लेते हैं। प्रयागराज से अनिरुद्ध जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हम प्रयागराज से बोल रहे हैं, हडिया प्रयागराज से। जी, अपना सवाल पूछिए। मैं जानना था कि हमारे यहाँ कौन सी मसाले की सब्जी खेती करें जो कि उपयुक्त रहे मिट्टी के लिए। जी डॉक्टर सिंह, आप हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, समय मेरे पास बहुत कम है, आप कम शब्दों में इनके सवाल का जवाब दे दें। हाँ, वहाँ के लिए कलौंजी, मेथी, सौंफ और धनिया, ये फसलें हैं इनकी, और लहसुन और प्याज अगर मसालों में करते हैं तो सारी मसालों की बात करते हैं तो ये फसलें यहाँ इनके क्षेत्र के लिए उचित है। इसमें से सबसे ज्यादा फायदे देने वाली फसल है वो आपको सौंफ, अगर लखनवी सौंफ बनाते हैं आप तो वो है। और मेथी है वो गर्मियों में, जैसे पांडे साहब भी बता रहे थे, गर्मियों में अगर आप ऑफ सीजन धनिया और पत्ते के लिए मेथी तैयार करते हैं तो वो काफी, वो मई जून और जुलाई के महीने में टनल, सेड नेट कवर्ड जो टनल होती हैं, जो चल सुरंग है, उनके द्वारा अगर आप खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे किसान को फायदा मिलेगा। और ये ऑफ सीजन में पूरे उत्तरी भारत में इन फसलों की डिमांड भी रहती है और रेट है वो लगभग 5 गुना होती है। अगर अभी मैं बात करूं, जैसे हरे धनिया पत्ते की रेट है मंडी में, मार्केट में अभी थोक की रेट है वो लगभग 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम है पत्ते की, बीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो उत्पादन है वो लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा होता है बीज की बजाय, और रेट भी अच्छी मिलती है। तो ऑफ सीजन वाला जो टारगेट है वो हमारे किसान भाई करें जिससे उनको फायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सिंह आपका, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारी आपने मसालों की खेती के संदर्भ में हमारे किसानों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और साथ ही साथ डॉक्टर पांडे का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो आपने जान लिया किस तरह से आप केले की खेती कर सकते हैं, बीजे मसालों की खेती का चुनाव कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय लेकर आएंगे बता देते हैं आपको। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा गेहूं की बुआई एवं उन्नत किस्में, अहम विषय है। और साथ ही साथ बताएंगे आपको कृषि में उद्यमिता व स्वरोजगार के बारे में। कोई भी आपके पास सवाल है आप पहले ही हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर आप हमारे पेज पर अपने जो भी सवाल हैं उसे पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है बता दें आपको, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। और बता दें, एक विशेष जानकारी आप तक हम पहुंचा दें, आप हमारा ये जो कार्यक्रम है डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कर लीजिए, आप इससे सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और हेलो किसान कार्यक्रम आप किसी भी समय देख सकते हैं, कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।